4 चैंपियंस लीग टाइटल 5 साल में। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर था वो। तो अपने पीक पर वो अचानक से छोड़कर क्यों चला गया क्लब को? आज हम जानेंगे आखिर ऐसी कौन सी गर्मा गर्मी हुई थी जिसकी वजह से रोनाल्डो को रियल मैड्रिड छोड़कर जाना पड़ा। 26 मई 2018 कीव में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 से पेल डाला और अपना तीसरा लगातार चैंपियंस लीग टाइटल उठाया। यूरोप का पूरा तंबू रियल मैड्रिड के बम्बू पे खड़ा था उस टाइम पर। तो उस रात की जो बड़ी खबरें थी वो गोल, सेव्स या ट्रॉफी कुछ नहीं था। वो था पोस्ट मैच इंटरव्यू। जब पिच पे पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है एक दूसरे को देख के, आहा मजा आ गया, हम तो 3 बार टाइटल जीत गए, हम है बाप यूरोप के, हर जगह चिल्लाया जा रहा है। और उसी बीच एक रिपोर्टर आंख मारकर रोनाल्डो को अपनी तरफ बुलाता है और रोनाल्डो तिरछी नजरों से उसको देख के मुस्कुराते हैं और उसके पास जाते हैं। और वहां जाके वो जो यूजुअल पीआर होता है कि ये देखो कितना महान प्लेयर है, वाह वाह इसने कितना अच्छा खेल लिया, अरे इसको देखो ये रात में बहुत धमाल मचाने वाला है, अपने टीममेट्स की तारीफ करने की जगह रोनाल्डो आते हैं और कैमरे को देखते हैं और बोलते हैं मेरा घी खत्म, बहुत अच्छा लगा मुझे रियल मैड्रिड के लिए खेल कर। और वो सुनने के बाद रिपोर्टर एकदम पगला जाती है कि अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। और पूरी दुनिया की फट जाती है उसके बाद कि अबे पागल हो गया क्या, ये क्या बोल रहा है रोनाल्डो भाई, ऐसे थोड़ी ना करते यार, क्या मजाक कर रहे हो रोनाल्डो भाई। रोनाल्डो उसके बाद फिर बोलते हैं आने वाले दिनों में मैं अपने फैंस को जवाब दूंगा कि आखिर क्या है मेरा फ्यूचर, वो हमेशा मेरे साथ रहे। रियल मैड्रिड के किसी एक प्लेयर का फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस 30 सेकंड के इंटरव्यू के बाद रोनाल्डो पूरी चैंपियंस लीग की जो सेलिब्रेशन चल रही होती है, जो नाइट होती है थ्री-पीट की, वो हाईजैक कर लेते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सुनने के बाद फैंस एकदम शॉक्ड थे, तो उससे भी खतरनाक तो ड्रेसिंग रूम की हालत थी। रियल मैड्रिड के कैप्टन सर्जियो रामोस तो एकदम पगला गए थे कि यार इतनी बढ़िया नाइट है, हम यहाँ थ्री-पीट मार रहे हो और तुमने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए यार स्टील कर लिया सारा मोमेंट। पब्लिकली रामोस ने दिखाया डिसिप्लिन अपना जो कैप्टन्स करते हैं क्लब के लिए। वो एक प्रेस में आके बोलते हैं कि अगर कुछ है तो आके हमें सामने से क्लैरिफाई करो। वो टीम के लिए एकदम की पीस है। और वो ये भी कहते हैं कि रोनाल्डो को बहुत पसंद है कि वो उनको प्यार करे लोग आके। और प्राइवेटली बताते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि ड्रेसिंग रूम में रोनाल्डो को जाके रामोस ने पकड़ के दबोच लिया था कि क्या बे क्या कर रहा भाई तू ये सब। कहते हैं जो सीनियर प्लेयर थे ड्रेसिंग रूम के वो बहुत ही गुस्से में थे कि अबे यार रोनाल्डो भाई यार हम जीत कर आ रहे हो, तुम यार बता रहे हो कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ, तुमने पूरा मोमेंट की माँ बहन एक कर दी। और फिर उसके बाद ये मैसेज पापा पेरेस के पास पहुंच जाता है और सबको पता है पेरेस का नेचर कैसा है। तो और पेरेस मतलब वो जो एक अपना होता है ना कीमती प्लेयर, आके उसको अलग से प्यार कर रहे हैं, हाँ मजा आ गया रोनाल्डो, वो ये सब नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं वक्त तेरी। और रोनाल्डो के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो एकदम खतरनाक तरह से रिप्लाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल इश्यूज का कोई समय नहीं है, यहाँ पे अभी क्लब ज्यादा बड़ा है प्लेयर से, तो क्लब के अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करेंगे ना कि किसी इंडिविजुअल प्लेयर की चीज को। हर समर को हम यही सुनते हैं, फिर कुछ होता नहीं है। और रात को 1 बजे के आसपास रोनाल्डो को समझ में आ जाता है कि भाई उन्होंने बवाला कर दिया है, बूम बढ़ाके हो रहे हैं हर जगह। तो रोनाल्डो आगे कहते हैं प्रेस के सामने, टाइमिंग अच्छी नहीं थी यार, लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए था ये सब इस टाइम पर। जब आप ईमानदार हो तो दिल से चीजें निकल कर आती हैं। और ये रोनाल्डो के शब्द थे। अब वो माफी मांगते हैं कि अपने टीममेट से स्पॉटलाइट छीनने के लिए कि सब कुछ मैंने ही ले लिया, बाकी टीममेट गए तेल लेने, चैंपियंस लीग मैटर नहीं करती, रोनाल्डो का एग्जिट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम। अब वो कहते भी हैं कि हमारे वो जो टीम है वो असली चैंपियन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। काफी देर हो चुकी थी तब तक, जख्म बहुत बड़े हो चुके थे उस बीच सबके। भाई सीड वहां पे प्लांट कर दिए गए थे और रोनाल्डो का रियल मैड्रिड वाला एरा वहां पे खत्म था पूरा। और उसके बाद जो 2 महीने का टाइम होता है उसके अंदर ही अंदर रोनाल्डो अपना बैग पैक करते हैं और रोनाल्डो को यूवेंटस भेज दिया जाता है 112 मिलियन यूरोज में। पर वहां पे यही सवाल बनता है यार कि रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर अपने पीक फॉर्म में क्यों छोड़कर चला गया। तो अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे इसको जानने के लिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था बोर्ड रूम में, जिसको लेके ये पूरा लफड़ा शुरू हुआ और कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है, इनके पीछे क्या क्या असली मुद्दे हैं, क्या गलत है, लेट्स सी। और एग्जिट जानने के लिए उससे पहले हमें रिवाइंड करना पड़ेगा 2017 में। एक स्पेनिश प्रोसिक्यूटर होते हैं वो रोनाल्डो के ऊपर टैक्स फ्रॉड का इल्जाम लगाते हैं 2011 से 2014 तक। कहते हैं रोनाल्डो ने 14.7 मिलियन यूरोज टैक्स का घपला करा है। कुछ बिजनेस सेटअप करे थे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे, जो जानी जाती है लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के लिए। तो मेन इशू जो था वो था इमेज राइट्स का। और जो प्रोसिक्यूटर से उन्होंने बोला था कि रोनाल्डो ने 11.5 मिलियन यूरो अपनी स्पेन की इनकम के बारे में बताया था उस समय तक, जबकि उसकी एक्चुअल अर्निंग 43 मिलियन यूरोज तक की थी। जिस कंट्री में आगे वो डोमिनेट कर रहा है फुटबॉल में, उस कंट्री के लोगों ने ही उसके ऊपर टैक्स फ्रॉड का धप्पा लगा दिया, जो रोनाल्डो की प्राइड को थोड़ा हर्ट भी कर गई।
और सिचुएशन का एकदम जो बॉइलिंग पॉइंट आता ना, वो आया था 31 जुलाई 2017। ब्लैक सूट पहन के रोनाल्डो मैड्रिड के कोर्ट रूम में एंटर करते हैं, जो 90 मिनट्स तक पूरी हियरिंग चलती है। और रोनाल्डो खुद को वहां पे डिफेंड करते हैं कि मैं हमेशा अपने टैक्स भरता था, इंग्लैंड में मैंने हमेशा भरे हैं, स्पेन में मैं पूरा भर रहा हूँ, तुम सब जानते हो। और कहते हैं कि मैं कुछ छुपा नहीं सकता, मैं छुपाता ही नहीं हूँ कुछ भाई, तुम सब जानते हो अच्छे से। पर जो उसके बाद उसने लाइन बोली, उसके बाद उसका जो ट्रू इंटेंशन था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड था पूरे स्पेन की लाइफ में, वो बाहर आ गया। उसको लगता था कि पूरा सिस्टम उसको टारगेट कर रहा है। उसने जज को बताया कि ये सब चीजें मुझे इंग्लैंड में फेस नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ इंग्लैंड। तो जो मैड्रिड से बाहर जाने के जो सीट्स थे, वो पिच पे प्लांट नहीं हुए थे, वो यहाँ कोर्ट रूम में हुए थे। उसके बाद जो जेल जाने का एक सपना आ रहा था कि हर जगह उनको जेल दिख रही थी, वो कहीं भी जा रहे थे उनको जेल लग रही थी कि जेल हो सकती है, हथकड़ी पहनाई जा सकती है। और उसके बाद जो रोनाल्डो का और मैड्रिड के बीच का जो असली कनेक्शन टूटा, वो क्लब का रिएक्शंस की वजह से टूटा। जब मेस्सी के साथ भी सेम इशू हुआ था, टैक्स फ्रॉड वाला, तुम लोग को बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, मेस्सी भी इसमें पकड़े गए थे, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। तो बार्सिलोना ने मेस्सी के लिए पूरा कैंपेन चलाया था कि हम मेस्सी के साथ है, मेस्सी गलत नहीं है, मेस्सी इज द मैन, ठीक है। पूरा बार्सिलोना मेस्सी के आ गया था सपोर्ट करने के लिए। पर रियल मैड्रिड क्या करती पता है, वो एक कॉर्पोरेट स्टेटमेंट देती है बिल्कुल अच्छी तरह से, जिसमें वो लिखते फुल कॉन्फिडेंस है उनको कि वो सही आदमी है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। पर बिहाइंड द सीन्स एक बहुत ही कोल्ड डिस्टेंस मेंटेन करके चलने लगे सबके सब मैड्रिड में। और रोनाल्डो को फील होने लगा कि यार मुझे सब अबैंडन कर दिया क्लब में, कोई मेरे साथ नहीं देना चाहता यहाँ पे। उसको लगता था कि क्लब आएगा उसको सपोर्ट करने, और उसको लगता था कि वो जो फाइन वगैरह पड़ने वाले थे उसको बचा के एक ढंग का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये सब की जगह पापा परेज आके सीधा बोल देते भाई क्लब से बढ़कर कुछ नहीं है। तो रोनाल्डो फिर टैक्स पे करते हैं 18.8 मिलियन यूरोस का, और 23 महीने की जेल की सजा मिलती है उनको। पर वो जेल अवॉइड कर देते हैं, जैसा कि सबको पता ही है। अगर वो जेल में होते तो वह चैंपियंस लीग कौन जीत रहा होता। तो जो पूरा ट्रस्ट होता है ना क्लब और प्लेयर के बीच का, वो टूट जाता है वहां पर। रोनाल्डो बिल्कुल टूट जाते हैं कि यार ये क्लब मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, ये तो बिल्कुल एक्स गर्लफ्रेंड वाली हरकत करके चला गया क्लब। बहुत सारे लोगों ने ये रिलेट कर सकते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड कैसे धोखा देके चली जाती है, पहले तुम्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाएगी, लेकिन जहां पे मेन बात आएगी वहां पे साथ ही नहीं देगी और KLPD हो जाता है। वही यहाँ पर रियल मैड्रिड भी करती है रोनाल्डो के साथ। अगर आपकी एक्स ने आपका दिल रियल मैड्रिड की तरह तोड़ा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर टैक्स वगैरह पे कर दिया जाता है, पर जो रियल मैड्रिड होता है उन्होंने वहां पर रोनाल्डो को खो दिया पूरी तरह से। और ये जो पूरा टैक्स इशू था, ये तो सिर्फ एक स्पार्क था। जो असली आग लगाई थी रोनाल्डो के अंदर, वो थी पापा पेरेज की वजह से। रोनाल्डो बिल्कुल चिढ़ चुका था पापा पेरेज से। उस ट्रांसफर के कुछ महीने बाद रोनाल्डो बैठते हैं कहीं इंटरव्यू वगैरह देने, और वो बताते हैं कि वो पूरा जो मैजिक था वो कब मर गया एकदम से। और वो वहां पे पेरेज को ब्लेम भी करते हैं और कहते हैं पापा पेरेज ने मुझे सिर्फ एक बिजनेस की तरह देखा है, वो मुझे बस ये देखते कि मेरी कीमत कितनी है मार्केट में। और रोनाल्डो कहते हैं मुझे पता भी है, और जो उसने मुझे बोला वो कभी उसके दिल से नहीं निकला था। और वो बताते हैं उससे जो शुरू के 4-5 सीजन थे, उसको लगता था वो सही में ट्रीट करा जा रहा है दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दी आइकॉन की तरह से, कि भाई यही है भगवान, ओहो हो, अरे आ गए रोनाल्डो, आ गए रोनाल्डो, अगर ताली बजाओ ताली बजाओ, समझ रहे हो। पर उन 4-5 सीजन के बाद वो कहते हैं कि पूरा जो इज्जत थी वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि पापा पेरेज उनको उस तरह से नहीं देखते थे जैसे पहले उनको देखते थे। उनको मजा आता था, आ हा पापा पेरेज मुझे देख रहे हैं, देखो मैं उनका फेवरेट खिलौना हूँ। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं, मेरे बिना भी ये लोग कर लेंगे कंटिन्यू, मेरी कोई इज्जत नहीं है अब। तो इस वजह से रोनाल्डो का मन हो जाता है कि अब मुझे छोड़ना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो ये जो पूरा बवाला है, ये 2017 चैंपियंस लीग के बाद होता है, जब पेरेज रोनाल्डो से वादा करते हैं कि बेटा मैं तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा ना कि तुम्हारी फट जाएगी, माला माल वीकली हो जाओगे तुम, समझ रहे हो। पर कहते हैं कि क्लब ने वादा तो करा पर पूरा नहीं करा। और स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट करती भी है कि क्लब में उनको बोला जाता था कल कर देंगे, अबे कल आना यार। जैसे रोनाल्डो बार बार अबे कल आना यार, कल देख लेंगे यार, तू कल आ यार, अभी अभी नहीं यार, कल कल। ये चल रहा होता रोनाल्डो के साथ वहां पे। बहुत सारे लोगों, तुम लोग ने भी फेस करा होगा यार लाइफ में, वही रोनाल्डो के साथ भी चल रहा है, ठीक है। वो कोई स्पेशल नहीं है ना, तुम कोई स्पेशल हो, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। इट वॉजंट जस्ट अबाउट ग्रीड, ये प्राइड की बात आ गई थी यहाँ रोनाल्डो के। और उसी बीच मेस्सी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं नया बार्सिलोना के साथ, बहुत ही बड़ा वाला, जिसमें रफली उनको 46 मिलियन यूरोस मिल रहे थे एनुअली। और नेमार का जो पूरा PSG मूव था वो भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे, 36 मिलियन यूरोस के अराउंड। और रोनाल्डो शायद उस टाइम 21-22 मिलियन यूरोस की सैलरी पे बैठे होते हैं। और वो ये फील करते कि यार मैं 5 बार बैलन डोर जीत चुका हूं यार, और आई एम दी अनडिस्प्यूटेड बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और उनको लगता है कि दुनिया में जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनमें से मैं तीसरे नंबर पे आ रहा हूं पैसा कमाने के मामले में। ये तो बहुत बड़ी डिसरेस्पेक्ट है यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। रोनाल्डो वहां पे एकदम पगला जाते हैं। और सबसे खतरनाक चीज जो पूरा और मामला खराब करती है कि पेरेज तो उनको बोल रहे होते हैं कल आना वे, कल देख लेंगे, ठीक है।
उनको पता लगता है कि रियल मैड्रिड तैयारी कर रही है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के लिए नेमार को, रोनाल्डो का सक्सेसर बनाने के लिए। और रोनाल्डो को पता लगता है कि ऐसा होने वाला, तो वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, टूट जाता है बेचारा अंदर से कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे पीक में ही मेरे को रिप्लेस करने की कोशिश करी जा रही है। और वो ये सोचते हैं कि यार क्यों वो हेजिटेट कर रहे हैं यार एक ऐसे बंदे के लिए जो उनको 4 बार चैंपियंस लीग जिता दिया है, उसके बाद भी इतना नौटंकी क्यों कर रहे हैं ये लोग, और वो मुझे टाल रहे हैं और वो कहीं और पैसा सारा खर्च करने के चक्कर में। और जब रोनाल्डो को ऐसा लगा कि मैड्रिड उनको बेचने के लिए तैयार है 100 मिलियन यूरोस के लिए, जबकि उनका रिलीज क्लॉज होता कुछ 1 बिलियन समथिंग का, तो वो समझ जाता कि भाई यहाँ पे जो है अब लात पड़ने वाली है, अब कुछ होने नहीं वाला है, इज्जत रही नहीं यहाँ घर में। समझ आ जाता रोनाल्डो को कि अब यहाँ से निकलना ही सही है। पेरेज उनके सामने आके गड़गड़ाएगा भी नहीं कि रुक जाओ रोनाल्डो भैया मत जाओ यार, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। और उस रियलाइजेशन ने रोनाल्डो का पूरा एग्जिट प्लान कर लिया था। रोनाल्डो ने वहां पे अब जाना है, अब नहीं रुकना है भाई, हो गया, बहुत रह लिया यहाँ पे, इज्जत नहीं है यहाँ पे। और रोनाल्डो ने यूवेंटस में जाने के बाद भी बहुत फेमस चीज बोली थी कि अगर सब पैसे की ही बात होती तो मैं चाइना चला जाता, पर डिफरेंस ये है कि यूवे में लोग मेरे को चाहते हैं, मुझे मांग रहे हैं, पिच पे मेरी परफॉर्मेंस और रात में मेरी बेड पे परफॉर्मेंस देखने के लिए तड़प रहे हैं, उनको मैं ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, वो मुझसे प्यार करते हैं। और वो रोनाल्डो को बोलते हैं ऐसा और क्लियर कर देते हैं भाई तुम ही हो हमारे द नेक्स्ट बिग थिंग। और सीधी सी बात है, जब रोनाल्डो एग्जिट हुए थे तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बनी थी, तो हम आओ बात करते थोड़ा अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर। सबसे बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती है वो जिनेडिन जिदान के साथ शुरू होती है। 2018 चैंपियंस लीग जीतने के 5 दिन के बाद जिडान रिजाइन कर देते हैं एज ए मैनेजर रियल मैड्रिड के, और लोग एकदम तड़प जाते हैं कि अब ये क्या हो गया। स्पेनिश प्रेस की वहां पे ये थ्योरी होती है कि जिडान और पापा पेरेस के बीच 1v1 टीडीएम हो गया स्क्वाड की प्लानिंग को लेके, और जिडान पापा पेरेस को अल्टीमेटम दे देते हैं कि ओ बुड्ढे, रोनाल्डो को रखो और गैरेथ बेल को बेचो, भगा दो उसको यहाँ से लात मार के। पर जो बेल होते हैं वो पापा पेरेस की फेवरेट साइनिंग होती है, उनको बड़ा मजा आता है देख के, हाँ हाँ ये तो मेरी साइनिंग है, मैं कैसे इसको बेच दूं, ये उनके दिमाग में चल रहा होता है। और पेरेस वहां पे गैरेथ बेल को मेन जो बंदा है ना, द मैन द मिथ द बीस्ट, वो बनाना चाह रहे थे रोनाल्डो के एग्जिट के बाद, क्योंकि रोनाल्डो एज बढ़ रही होती है तो उनको नौजवान लौंडे चाहिए होते हैं। और जब ये जिडान को रियलाइज होता है कि जो उनका बेस्ट प्लेयर है स्क्वाड का, उसको लात मारने की कोशिश करी जा रही है, तो जिडान कहते हैं भाई ऐसा डिजास्टर का मुझे पार्टी नहीं बनना, ऐसा है, नमस्ते। और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बनती है कि पापा पेरेस को ऑब्सेशन था नेमार से, होते वो अपनी बीवी के साथ थे लेकिन सपने उनको नेमार के आ रहे थे, क्योंकि 2013 में वो पहले ही नेमार को एक बार खो चुके थे, बार्सिलोना ले गई थी उनको, और फिर बाद में देखते हैं कि पीएसजी उनको उठा के ले गई। और 2018 में उनको लगता है कि यार अब टाइम आ चुका है नेमार को रियल मैड्रिड लाने का। और कहते हैं कि जिस तरह से वो पूरा प्रोसेस चल रहा था उस तरह से ऐसा लगता था कि रोनाल्डो के पीछे छुरा घूपा जा रहा है यहाँ पे। 2017 दिसंबर में रोनाल्डो जब पेरिस में होते हैं 5th बैलन डोर जीतने के बाद, अब वो नाइट होनी चाहिए भाई जहां पे सेलिब्रेशन चल रहा हो, पर उसकी जगह वहां पे उसी रात पेरेज वहां पे किसी रेडियो में इंटरव्यू दे रहे होते हैं और नेमार को लेके फैंटेसाइज कर रहे होते हैं कि नेमार को बैलन डोर मिल जाता अगर वो रियल मैड्रिड में होता। और रोनाल्डो के लिए वो अल्टीमेट डिसरेस्पेक्ट थी, बिल्कुल ये क्या बोल रहे हैं बड़ो। और थ्योरी बताते हैं यहाँ पे कि रोनाल्डो को इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो नेमार को लेके फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, वरना किलियन एम्बापे, इन दोनों में से किसी को लाने का सोच रहे होते हैं, तो पैसा उन पे खर्च करेंगे ना कि रोनाल्डो पे। और जो आखिरी थ्योरी वो बताते हैं कि पेरेज इसमें विलन नहीं है बट एक रूथलेस बिजनेसमैन पूरे स्पोर्ट्स हिस्ट्री में है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं यहाँ पे, जानते क्यों। 2009 में रियल मैड्रिड रोनाल्डो को लेकर आती तब वो 24 साल का होता है, तो तुम सबको पता है वो बहुत बड़ी ट्रांसफर फी में रियल मैड्रिड आता है, और अगले 9 साल तक रोनाल्डो को पकड़ के एकदम निचोड़ देती है मैड्रिड, पूरी एकदम प्राइम उसका साल है ना, पूरा पकड़ के एकदम फाड़ देती है रोनाल्डो को। 4 चैंपियंस लीग जीतता है और क्लब का ऑल टाइम बेस्ट गोल स्कोरर बन जाता है। और फिर जब वो 33 का होता है तो पेरेज उसको बेच के, वो जितने का खरीदा था उसको 9 साल बाद उससे थोड़ा ज्यादा बेच के उसका पूरा प्राइम ईयर्स निचोड़ के बेचना, मतलब समझ रहे, पूरा कमाई भाई कुछ तो गया ही नहीं, सब तो अपनी जेब में आ रहा है। और फिर जुलाई 2018 आता है और रोनाल्डो अपना बस्ता वस्ता बांधते हैं और भाग जाते हैं छोड़ के ट्यूरिन के लिए, और ऐसी टीम जाते हैं जहां पे मतलब सबको पता ही है कि उनको लगता है कि ये टीम चाह रही है मुझे, ये टीम लेना चाह रही है मेरा, ये टीम को मैं दिखाऊंगा अपनी कैसी कैसी परफॉर्मेंस है पिच पे और बेड पे। पर रोनाल्डो का जो मेन गोल होता है ना, वो ये नहीं होता कि मैं इटालियन लीग में जाके टॉप गोल स्कोरर बन जाऊंगा, उनका मेन फोकस होता है वहां पे इटालियन टैक्स कोड। तो इटली वहां पे एक बहुत ही बड़ा टैक्स लूप होल इंट्रोड्यूस करती है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को इटली की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको फेमसली बोला जाता है लेक्स रोनाल्डो। तो वो जो लॉ होता है उसका लूप होल ये होता है कि जो भी नए रेसिडेंट आके इटली में रहेंगे और उनको जो ब्रांड की एंडोर्समेंट मिलती है आउटसाइड ऑफ इटली, तो उनको सिर्फ 1 लाख यूरो देना है और कुछ नहीं, और वो मजे करें, ऐश करे, जिंदगी जिए।
और रोनाल्डो के लिए एकदम परफेक्ट जगह होती है स्पेन का जो पूरा बवाल होता है उसके देखने के बाद उनको लगता है ये है भाई एक जगह जहां पे मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगा। तो वहां पे ये होता है कि यूवेंटस से सिर्फ एक स्ट्राइकर नहीं खरीदा, एक बहुत बड़ी मार्केटिंग मशीन खरीदी। और CR7 इफेक्ट तो बहुत ही इंस्टेंटली वहां पे हिट भी हो गया। उसकी अनाउंसमेंट के 24 घंटे बाद ही यूवेंटस ने 5-6 लाख रोनाल्डो की जर्सीज के रेप्लिकास भेज डाले और उसकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई उसी बीच। और क्लब के स्टॉक्स प्राइस 30% तक ऊपर चले गए। और यूवेंटस वहां पे यूनाइटेड और रियल मैड्रिड की तरह कॉमर्शियली खुद को हिट बनाना चाहता था, तो रोनाल्डो उनके लिए वो टिकट था। और रोनाल्डो आते ही पहले सीजन में सीरी आ के MVP बन जाते हैं, सबको पता है, जैसा कि फोड़ फाड़ देते हैं, आके लेटा लेटा के मारते हैं वहां पे सबको। पर मैड्रिड में जो सिचुएशन होती है ना वो खराब हो जाती है बहुत। पेरेस कहते हैं कि कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं है, पहली चीज। पर जो 18-19 का सीजन था वो उनको औकात दिखा देता पूरी, मतलब बिना एक ऐसे प्लेयर के जो 50 गोल तो पेलता ही पूरे सीजन में, लेटा लेटा के मारता था सबको। मैड्रिड का अटैक एकदम खुद्दू निकल जाता है, गोल आने ही बंद हो जाते हैं। और उस टाइम के बताते हैं जो मैनेजर होते हैं वहां पे उनको अक्टूबर के आसपास भगा दिया जाता है किक करके, और फिर सोलारी को लेकर आया जाता है जिसको मार्च तक भगा दिया जाता है। और फिर जो अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन होती है वो आती है मार्च 2019 में। एक बहुत ही यंग आईएक्स की स्क्वाड आती है सैंटियागो बर्नाबेउ और रियल मैड्रिड को लेटा लेटा के 4-1 से पेल के चली जाती है। जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे, जो इस टूर्नामेंट को 1000 दिन से भी ज्यादा टाइम से ओन कर रहे थे पूरा, वो अपने ही घर में पेल पाल के भगा दिए जाते हैं। उनके साथ वहां पे BDSM हो जाता है। और जो फैंस होते हैं वो पेरेस पे टर्न कर जाते हैं पूरा, रेजिग्नेशन के लिए भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बुड्ढे को भगाओ भाई, बुड्ढे पागल हो गया है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, अपना सोच रहा है, ये अपना क्लब का नहीं सोच रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसा कि होता ही है, तुम लोगों को पता ही होगा मैड्रिड फैंस को। और रियल मैड्रिड 3rd प्लेस पर फिनिश करती है लीग में, 19 पॉइंट बिहाइंड बार्सिलोना के। और पेरेस के पीछे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और पेरेस तुरंत जाके शिवाजी द बॉस जिनेडिन जिदान को कॉल करते हो, कहते हैं भाई जल्दी आ जाओ यार, डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। 10 महीने पहले जिडान जो वार्निंग देते हैं वो हो रहा होता है पेरेस के साथ। और उधर रोनाल्डो के नंबर्स सीधी सी बातें नीचे आते सीरिया में, सबको पता सीरिया में सब डिफेंड ही डिफेंड करते हैं, वहां की आंख पता नहीं क्या करते रहते हैं बैठ के। इतना डिफेंड कर लिया कि अब उनको ही कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे दिखता ही नहीं है। और फिर भी रोनाल्डो एक एलीट प्लेयर रहता है वहां पे। और उसके बाद रियल मैड्रिड के पास कोई ऐसा प्लेयर आता नहीं है जो रोनाल्डो की तरह बड़ा बड़ा गोल पेल रहा हो। एम्बापे के आने तक रियल मैड्रिड स्ट्रगल ही कर रही होती है, समझ लो, वर्ल्ड स्टेज पे। इन दी एंड रोनाल्डो को वो रेस्पेक्ट मिली यूवेंटस में जो रियल मैड्रिड में नहीं मिल रही थी उसको। और पेरेस को वो 100 मिलियन यूरोज में मिल गए जिसके लिए वो सपने देखते थे, जिनको लेके वो फैंटेसाइज करते थे, मेरे पैसे मेरे पैसे। पर अगर हम थोड़ा उस 18-19 सीजन को देखें अगर, तो तुम यार ये देखो, रोनाल्डो मैड्रिड से जाते ही जो मैजिक था ना वो जा चुका था। चाहे वो रियल मैड्रिड हो चाहे वो रोनाल्डो हो, ठीक है। वो जो एक लव अफेयर था ना, जो ब्रेकअप के बाद सबको पता है क्या हो जाता है बंदे के साथ या बंदी के साथ, वो यहाँ रियल मैड्रिड और रोनाल्डो के साथ भी होता है। वो डाउनफॉल और रोनाल्डो और पेरेस के बीच का जो कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है भाई, तहस महस हो जाता है, कुछ नहीं बचता। रोनाल्डो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पेरेस अपना काम कर रहे हैं, तो कुछ बचा नहीं फिर दोनों के बीच कनेक्शन। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पेरेस ने ये जानबूझ के करा ताकि रोनाल्डो को वो निकाल सके क्लब से और ये जो पूरा वेज गैप है ना ला सके, ताकि दूसरे प्लेयर्स अच्छे अच्छे साइन करके ले आए। वरना अगर रोनाल्डो को रखेंगे तो पैसा बहुत देना पड़ेगा, एक ही प्लेयर सारे पैसे खा जाएगा। अब भैया घोड़ा पाला है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वो पूरा इंसिडेंट प्रॉपर कोल्ड कैलकुलेटेड बोर्डरूम असैसिनेशन था, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे जो ये डाइवोर्स हुआ रियल मैड्रिड और रोनाल्डो के बीच में, उसमें कौन जीता? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जो भी तुम्हें लगे, जो भी तुम्हारे दिमाग में हो, या मैंने कोई चीज अगर मिस कर दी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आई होप तुम लोग को ये वीडियो देखकर मजा आया हो। और अगर मजा आ रहा है तो यार जो जो टॉपिक्स तुम्हारे माइंड में हुआ करे मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो। जब सही टाइम आएगा मैं जरूर बनाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं बार बार एक कमेंट करके जाते हैं, परेशान मत हो भाई, मैं बनाऊंगा, सब बनाऊंगा। तो चलो गाइज, जाने से पहले हमारे गेमिंग चैनल है सॉल्टी बॉयज करके, उसको सब्सक्राइब कर देना। हमारा एक ग्रुप है, वहां पे हम लोग रेगुलर स्ट्रीम करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, salty boys_YT सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो चलो गाइज, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।